राज ठाकरे ये एक ऐसा नाम है जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन आप चाहे इन्हें पसंद करें या इनसे नफ़रत करें, लेकिन इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, ये एक ऐसी शख्सियत है आज के भारतवर्ष के राजनीति में, जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। राज ठाकरे ये एक ऐसा नाम है जिसे कुछ समय पहले तक लोग एक महाराष्ट्र की राजनीति या एक मराठी सेंट्रिक पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन के रूप में जानते थे, क्योंकि ये विश्वास करता था कि भाई महाराष्ट्र केवल मराठियों का है, बाकी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, और कुछ इसी तरह की बातें राज ठाकरे के इर्द गिर्द घूमा करती थी और उनकी पहचान भी इसी से थी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एकदम से वही राज ठाकरे जो कि पिछले 2-4 सालों से, लगभग 3 साल से, ये कुछ खास सक्रिय नहीं थे राजनीति में, कुछ ये एक्टिव नहीं थे, इनके बारे में कुछ खास सुना नहीं जाता था। और इनका जो आधार भी था वो भी काफ़ी कम हो गया था। सीटें इनके नाम मात्र की, एक दो इनके विधायक थे और कुछ खास पकड़ नहीं थी। ऐसा लगता था कि इनकी जो पॉलिटिकल ग्राफ है, जो इनका राजनीतिक भविष्य है, वो लगभग समाप्ति की तरफ था और इनकी कोई चर्चा भी कोई खास होती नहीं थी राजनीति में। वहाँ या तो शिवसेना या फिर उनके साथ बीजेपी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन अभी पिछले एक आध महीने या 20 दिनों के अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम तेजी से घटे, खासकर यूपी चुनाव के बाद, और उसके साथ और जो 4 राज्यों में बीजेपी को एक निर्णायक जीत मिली है, उसके बाद जो माहौल बना है देश में, उसमें अचानक से राज ठाकरे का उदय हुआ। और इसके पीछे अगर आप विश्लेषण करें कि अचानक से कैसे हो गया, तो कारण ये नज़र आता है कि देखिए, भाजपा उत्तर प्रदेश में दोबारा से जीत के आई है, साथ में 3-4 राज्यों में और उसे दोबारा से मैंडेट मिला है। तो इस बात पे जो थोड़ी वो शंका थी कि क्या ये उग्र हिंदुत्व जो योगी जी चला रहे हैं यूपी में, क्या ये चलेगा या जनता इसे नकार देगी, पुनर्विचार करेगी, या 2024 में कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं है। लेकिन ये बात साफ हो गई कि नहीं भाई, जनता का पूरी तरह से समर्थन है और भाजपा भी रहने वाली है, और उसका विस्तार अभी और होना है भारतवर्ष में। तो इसके लिए जो संघ परिवार का जो कोर एजेंडा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड या अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की वो जो उनका अपना है एजेंडा, जैसे वो लेके चलते हैं, या भारत के हर कोने तक भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना है, अपनी सरकार बनानी है, प्रभाव बढ़ाना है, उसके लिए उन्हें हर राज्य में, हर क्षेत्र में कुछ ऐसे मजबूत नेता चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी और उग्र हिंदुत्व का झंडा लेके आगे बढ़ सकें। अगर आप देखें तो जैसे असम में हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में विप्लव देव, तमिलनाडु में एक नए युवा रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर मिस्टर अन्नामलाई, उन्हें वो लेके आए हैं। उन्होंने काफ़ी लोकल इलेक्शन में अच्छी सीटें निकाली हैं बीजेपी के लिए। इसी तरह से अब मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी या शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बुलडोजर मॉडल अपना लिया है यूपी का, वो भी अब और उग्र हिंदुत्व वाले उस कैटेगरी में वो काम कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में अलग अलग एक राज्यवार ढंग से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो कि संघ परिवार को विस्तार दे सके भारत के हर कोने में। उसमें कहीं न कहीं राज ठाकरे ने अपनी तरफ से ये सुनहरा अवसर देखा, क्योंकि वहाँ शिवसेना जब से कांग्रेस और शरद पवार के खेमे में गई है, तब से वो शिवसेना भी उसी में, जो कांग्रेस वाली एक पॉलिटिकल क्लास है, सेक्युलर, और जिसे हम कहते हैं कि वो माइनॉरिटी अपीसमेंट में रहती है, उस तरह की भाषा उनकी हो गई है। और वो जो पुराने शिवसेना वाले जो तेवर थे, वो उनके खत्म हो गए, क्योंकि अब रहना शरद पवार और कांग्रेस के साथ गठबंधन में, तब वो बाला साहब वाले रूप में नहीं राजनीति कर सकते शिवसेना के लोग। नतीजा कि ये जो एक स्थान रिक्त हुआ, जो जगह खाली हुई है शिवसेना, जिसमें शिवसेना के हटने के कारण, जिसमें कि एक मराठा स्वाभिमान और उग्र हिंदुत्व दोनों का एक जो मेल जो मिला हुआ एक वो राजनीतिक विचार था महाराष्ट्र में, वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी, और उससे राज ठाकरे ने भरने का सफल प्रयास किया। ये नहीं कहूँगा प्रयास किया, काफ़ी सफल प्रयास करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ कोर मराठी वोट बैंक उनके पास पहले से भी था। उसके साथ हालांकि वो ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि जो उनका ये एक सूत्री एजेंडा होता था एक समय कि भाई सिर्फ मराठी राजनीति करेंगे और महाराष्ट्र मराठियों के लिए, इससे आगे कोई उनकी विजन दिखती नहीं थी।
अब वो उससे आगे बढ़ के आपने देखा होगा कई सारे भाषण उन्होंने हिंदी में दिए हैं। अयोध्या का उनका कार्यक्रम रहा है, जो उत्तर भारतीयों के विरुद्ध एक उनका मनसे का एमएनएस का एजेंडा होता था। उन्होंने खुल के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है। तो इससे कहीं न कहीं वो आज के महाराष्ट्र के राजनीति के केंद्र में या केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हों। और इसमें कहीं न कहीं उनकी एक साफ-सुथरी छवि देखिए, कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई उन पे गंभीर आरोप है नहीं। बाला साहब ठाकरे की छवि कहीं न कहीं उनमें दिखती है, चाहे वो एक व्यक्तित्व उनका वैसा है, पर्सनैलिटी कह कह लीजिए, चेहरा मोहरा या उनके बोलने का तरीका, जो चश्मा लगाते हैं, कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं एक क्षण को बाला साहब ठाकरे को ही देख रहा हूँ। भाषण की शैली भी उनकी वैसी ही है, जिसमें कि काफ़ी एक शक्ति का बोध होता है जब वो बोलते हैं तो। तो ये चीज़ें अपील कर रही हैं। प्लस जो शिवसेना का कांग्रेस की तरफ जाना और एक तरह से कांग्रेस में विलय हो जाना शिवसेना का, ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र के स्वाभिमान और जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं महाराष्ट्र में, उनके स्वाभिमान पे कहीं न कहीं ये एक तरह से चोट करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके कारण जो कुछ लोग बीजेपी की तरफ गए और जो बीजेपी की तरफ ना जाके कहीं न कहीं एक महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ हिंदुत्व को जोड़ कर देखते हैं, उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए राज ठाकरे आगे आए हैं। और इसमें उन्हें अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर ये होता कि शिवसेना भी अच्छा काम कर रही है तो अलग बात थी, तो शायद लोगों में इतना रोष ना होता। लेकिन पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जो है हनुमान चालीसा पर विरोध करना और इस तरह की बातें, तो इस कारण एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र का जो एक तबका है जो कि मराठी स्वाभिमान और उग्र हिंदुत्व में विश्वास रखता है, वो पूरी तरह से बीजेपी और कुछ हद तक राज ठाकरे के बीच बटा हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि ये दोनों साथ आ रहे हैं तो वो एक जगह वो पूरी की पूरी वो वोट बैंक आती हुई नजर आ रही है। और इसमें राज ठाकरे का एक स्वाभाविक गठबंधन हो सकता है बीजेपी से, क्योंकि उनका भी अभी तक जो विश्वास लगता है वो हिंदुत्व के प्रति है। अभी जो आपने रैली देखी औरंगाबाद में, तो वहाँ उन्होंने, अगर आपने ध्यान से उस रैली को देखा होगा, जब उन्होंने भाषण का प्रारंभ किया तो शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की बात की। शिवाजी छत्रपति शिवाजी का जब जन्म हुआ तब से लेकर किस ढंग से महाराष्ट्र के मराठा स्वाभिमान जागा। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक साम्राज्य खड़ा किया मुगल सल्तनत के होते हुए भी, औरंगजेब के सामने औरंगजेब को परास्त करके पूरा एक मराठा स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा किया। फिर आगे विस्तार जो मराठा साम्राज्य का वो आगे उत्तर भारत में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो अटॉक नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ के भी कुछ क्षेत्रों तक मराठा प्रभाव रहा है। पहले उन्होंने पूरी तरह से इस बारे में लोगों को बताया कि क्या आप जान वो कह रहे थे बार बार लोगों से कि क्या आप जानते भी हो अब हम मराठी हैं, हमारा इतिहास क्या है। और शुरू के आधे 1 घंटा उन्होंने इस पे समय दिया। उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे वो आए हिंदुत्व वाले एजेंडा पे। कई बार उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो पुलिस वाले बैठे हैं, मैं इनसे साफ कहता हूँ कि भाई अब जो होना है हो जाने दो। या तो ये अजान बंद करें, मंगलवार तक का हम समय दे रहे हैं क्योंकि भाई उस दिन तुम्हारा ईद है, उस दिन हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद जो है बुधवार को नहीं हटा तो हम सीधा जाकर दुगनी आवाज़ में बजाएँगे हनुमान चालीसा और हटाएँगे। तो ये एक जो अब भाजपा अपने दूसरी पारी में जो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है और जो उत्तर प्रदेश और बाकी 5 राज्यों में जीत मिली है, अब भाजपा अपने कोर एजेंडा की तरफ और तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें उसे हर क्षेत्र में ऐसे सेनापतियों की आवश्यकता है जो कि उस क्षेत्र में भाजपा का ध्वज लेके आगे बढ़े। तो इसमें कहीं न कहीं राज ठाकरे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, जैसे कि एक तरफ त्रिपुरा के विप्लव देव या असम के हेमंत विश्व शर्मा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, इस तरह के लोग, उसी में ये भी जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र में अब राज ठाकरे, हम ऐसा कह सकते हैं, और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी अब रहेगी आगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखने के बाद। और इस बीच में अब देखिए मित्रों, हर किसी के मन में, मेरे मन में भी है कि कल क्या होगा। आज तो ईद है, तो आज तक का समय दिया हुआ उन्होंने। इधर जोधपुर में कल फिर कुछ हिंसा हुई। तो ये बातें कहीं न कहीं एक तूफ़ान के पहले की खामोशी, या जो प्री मानसून शावर हम देखते हैं, बरसात के पहले जो बरसात का मौसम आने के पहले जो थोड़ी बूंदाबांदी होती है, उसके बाद पूरी तरह से बारिश और बाढ़ शुरू हो जाती है। कहीं न कहीं ये वैसा प्रतीत हो रहा है।
और इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि औरंगाबाद रैली के कुछ दिनों पहले पुणे में एक बैठक हुई थी राज ठाकरे और के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उसमें शामिल थे विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग और बीजेपी के सारी जो टॉप लीडरशिप और ग्राउंड लेवल के जो वर्कर थे। अब आप सोचिए कि एमएनएस के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी बैठक हो गई पुणे में, जो कि गढ़ माना जाता है संघ परिवार का। तो इसमें कहीं न कहीं हो सकता है कि ये तैयारी ये कर रहे हों कि भई अगर यदि हम बलपूर्वक हटाते हैं ये लाउड स्पीकर, उसमें यदि संघर्ष होता है सड़कों पे, तो उससे कैसे निपटना है। अगर सरकार कोई और होती, भाजपा की होती, तो हम मान सकते हैं सरकार ये काम करती थी। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, कहीं कोई विवाद ही नहीं रहा। क्योंकि वहाँ शिवसेना और कांग्रेस और शरद पवार की सरकार है, तो वो भरसक प्रयास करेंगे कि वो लाउड स्पीकर वहाँ रहे, जैसा है वैसा है, उसे कोई कम ना कराए, कोई हटा ना पाए और हनुमान चालीसा ना पढ़ी जा सके मस्जिदों के सामने। तो इसमें एक टकराव की कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है मुझे कि प्रबल संभावना है। हालाँकि हम कभी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि सड़कों पे हिंसा हो, किसी के जान-माल की क्षति हो, लेकिन ऐसी संभावना प्रबल दिख रही है। तो इस समय अगले 24 घंटों में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। हमारा तो सभी से यही निवेदन है कि भई ऐसा कुछ ना हो जिसमें निर्दोष लोगों को क्षति हो, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचे। लेकिन फिर भी कल से लेके अगले 48-72 घंटे तो देखने वाली बात है कि क्या होगा, खासकर महाराष्ट्र में। तो जो भी हो, एक टकराव की स्थिति तो है। हम आशा करते हैं कि ये इसमें हिंसा ना हो, या अगर होती भी है, या अगर कोई टकराव की स्थिति बनती है, तो क्या ये यहीं रुक जाएगा? तो इसका आप एक ये भी समझिए कि आने वाले जून महीने में मोस्ट प्रोबेबली पूरी संभावना ऐसी लग रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। उसके लिए बहस होना और माहौल बनाना ये प्रारंभ हो चुका है। तो हो सकता है कि राज ठाकरे जैसे लोग फिर या राज ठाकरे हर अलग-अलग क्षेत्रों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाने के लिए अ, क्या कहते हैं सीएए, एनआरसी वगैरह ये पाइपलाइन में है। इन सब चीज़ों को लागू करवाने के लिए हर क्षेत्र में ऐसे लोग चाहिए जो कि सीधा संघ परिवार का ध्वज लेके आगे बढ़ें। तो आगे हो सकता है जून-जुलाई में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो राज ठाकरे की उसमें भी बड़ी भूमिका हो। और ये भविष्य के इस संघ परिवार के एक नेतृत्व के रूप में ये भी राज ठाकरे का भी आप उसमें नाम लिख सकते हैं। अब 4-5 लोग हम कहते हैं ना कि भाई मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन, योगी के बाद कौन, तो इसमें कहीं न कहीं आप देखिए तो हर क्षेत्र में एक दूसरे जन पीढ़ी की एक लीडरशिप को तैयार करने का पूरा एक लाइन दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, असम में हेमंत विश्व शर्मा, त्रिपुरा में विप्लव देव, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, इधर महाराष्ट्र में अब आप देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे। ये पूरी की पूरी एक जो है दूसरी पीढ़ी की लीडरशिप तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आने वाले समय में जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या सीएए, एनआरसी को लेके जो काम करना होगा, इन्हें ऐसे लीडर चाहिए हर क्षेत्र में, हर स्टेट में। तो उसमें बिल्कुल राज ठाकरे कहीं न कहीं फिट बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो यही लगता है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल एक बड़ा दिन है महाराष्ट्र में और भारत के लिए भी। अब हम अपनी तरफ से यही प्रार्थना करें कि इसमें हिंसा न भड़के और टकराव की स्थिति ना आए, जो भी हो कानून के दायरे में हो और जान-माल की क्षति ना हो। लेकिन हाँ, राज ठाकरे तो राज ठाकरे हैं, उनका एक व्यक्तित्व ज़रूर नया आके जो है उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में एक हलचल अवश्य पैदा कर दी है। तो आगे जो भी होगा हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, बातें नई पुरानी में किसी और विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार।